हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 18। देखिए, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2023 का पूरा करंट अफेयर ये कवर कराऊंगी और इसमें टोटल 2400 क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलरेडी 17 पार्ट जो है यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं आप सभी के साथ में, और आज ही है आपका पार्ट नंबर 18 और जल्द ही आपके सभी पार्ट अपलोड किए कर दिए जाएंगे। आपको सभी पार्ट को यहाँ पर देखना है। टोटल 24 पार्ट्स की वीडियो होगी और एग्जाम से पहले इन सभी वीडियोस को आपको देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से वो छूटे ना। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का पहला AI शहर ये कौन बनेगा? तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा। AI शहर का मतलब है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। तो भारत का कौन सा शहर पहला AI शहर बनेगा? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ ये बनेगा भारत का पहला AI शहर। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो ये है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो ये इसी की जो कैपिटल है लखनऊ, ये देश का पहला AI शहर स्थापित करेगा। उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण ये किया जा सके। तो ये इसका बेसिकली उद्देश्य होगा। अब देखिए, यूपी के काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ज़रूर याद रखना है कि भारत का पहला AI शहर ये बनेगा आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि ये किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, पहले जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडन ये आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए जो नए मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे ये होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। नाम आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। और अगर हम बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल हुए थे। वहीं बात करें साल 2021-2022 की, तो कोई भी व्यक्ति को हमने अपना मुख्य अतिथि नहीं बनाया था ड्यू टू कोरोना। और वहीं बात करें पहले मुख्य अतिथि की जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे, तो ये थे इंडोनेशिया के तत्कालीन यानी कि उस समय के राष्ट्रपति जो थे सुकर्णो। अगला क्वेश्चन है आपका, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो अपना जो है 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप इसका आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सऊदी अरब में, और पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत ये हुई थी साल 2000 में। इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है? तो ऑर्गेनाइज़र है फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये हुई थी 1904 में। मुख्यालय है इसका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, और अध्यक्ष है इसके वर्तमान में ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये किस लेखिका ने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, तो ये जीता है सुकत्रा पॉल कुमार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सुकत्रा पॉल कुमार ने ये जीता है साल्ट एंड पेपर पुस्तक के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार।
अब देखिए, ये जो पुरस्कार है आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ये इस बार मिला है किसको? सुकत्रा पॉल कुमार को। वहीं बात करें लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, तो ये मिला था राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर ये क्या है? तो देखिए, अगर हम बात करें मस्कट की, किसके? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो ये मस्कट या शुभंकर ये है आपका वीरा मंगाई वेलू नाचियार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे तमिलनाडु में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है वीरा मंगाई वेलू नाचियार। देखिए, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और तमिल खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। इन्होंने दिसंबर 2023 में चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर ये लॉन्च किया है। और शुभंकर का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या है? वीरा मंगाई वेलू नाचियार। अगर हम बात करें वीरा मंगाई वेलू नाचियार की, तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक सत्ता के खिलाफ लड़ाई वाली ये पहली रानी थी और तमिल के जो लोग हैं इन्हें वीर मांगे के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें छठा खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये कब से कब तक होंगे? तो 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक ये तमिल में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो देखिए, अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये किया है चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये हुआ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। और इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। और इस केंद्र को नाम क्या दिया गया? तो ये नाम दिया गया है सैनकॉप्स। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर WHO ने किस कंपनी के द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो WHO ने जो है वो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने मलेरिया की ज़रूरी वैक्सीन की लिस्ट में दूसरा मलेरिया टीका भी शामिल कर लिया है, जो कि भारत के इंस्टीट्यूट है एक, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने बनाया है। WHO की बात करें तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1948 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को हम एक इम्पॉर्टेंट डे बनाते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। मूल संगठन क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। और WHO के प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयस। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर से कहाँ पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने बटेश्वर से कहाँ पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर ये सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है आगरा से मथुरा के बीच में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने बटेश्वर से आगरा मथुरा पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत ये की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें कृषक उपहार योजना की तो ये किस राज्य से है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसी योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को ये ट्रैक्टर उपहार में दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने किसानों को दिए हैं? तो ये दिए हैं 51 किसानों को, याद रखेंगे। और जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया है किसने? मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में। और उसी के बाद में 51 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी ये सौंपी है। अब चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इनके जन्म दिन के दिन हम मनाते हैं किसान दिवस 23 दिसंबर को, ये भी आप याद रखेंगे। फिर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है डोम्मा राजू गुकेश ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने जीत लिया है।
वहीं दूसरा स्थान की बात करें तो ये प्राप्त किया अर्जुन ने, और तीसरे स्थान पर रहे हैं पेंटाला हरिकृष्णा। फीडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें, स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और सदस्य देश तो ये है 199। ये एक गैर सरकारी संगठन है और फिडे जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ये कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सुधार रैंकिंग में किसान को लाभकारी मूल्यों पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ई ट्रेडिंग के लिए जो राज्य के प्रयासों पर ये आधारित है रैंकिंग, और इस स्थान पर पहले पर रहा है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। नोट करने वाली बात यह है कि कृषि विपणन ये क्या है, तो कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। फिर राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो ये हम हर साल मनाते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस ही मनाता है, और इस दिन को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती से हम मनाते हैं। उद्देश्य क्या है, लोगों में गणित के विकास से होने वाले फ़ायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और भारत सरकार ने इसकी घोषणा ये 26 जनवरी साल 2012 में की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ ये इस सूची में शामिल किया है, तो ये किसको क्या है, इस बीमारी का नाम है नोमा, जिसको हम कहते हैं मुंह का कैंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, नोमा नाम की बीमारी है जिसको WHO ने अभी अपने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी यानी कि NTD, जिसको हम कहते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, इस कैटेगरी में शामिल किया है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो चेहरा है आपका वो प्रभावित होता है, और इसमें अगर किसी को ये चीज़ हो जाती है तो 90% चांसेस है कि वो इंसान जो है वो मर जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उद्देश्य क्या है इसको NTD में शामिल करने का, तो उद्देश्य ये है कि वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, अनुसंधान, वित्त पोषण और बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा, वंचित आबादी को संबोधित करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। फिर गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा ये किस फोर्स को सौंपा है, तो ये सौंपा है CISF को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी आपको ध्यान रखने की CISF की एक महिला जो है हेड बनी है, आपको बताना है इनका नाम कमेंट सेक्शन में कि कौन बनी है। फिर दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन की परिसर की व्यापक सुरक्षा ये CISF को सौंपने का फैसला लिया है। CISF की बात करें तो ये CAPF के अंतर्गत एक सशस्त्र पुलिस बल है, और इसकी स्थापना ये हुई थी 10 मार्च 1969 में। अगला क्वेश्चन, WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये घोषित किया है, इस वेरिएंट का नाम क्या है, तो इस वेरिएंट का नाम है JN.1। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेज़ी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। और JN.1 का पहला केस ये आपको अमेरिका में देखने के लिए मिला था सितंबर 2023 में, और वहीं अगर हम बात करें भारत में पहला मामला ये देखने के लिए मिला था केरल में। WHO के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस। और अगर हम बात करें भारत में WHO का कार्यालय मुख्यालय तो ये आपका नई दिल्ली में है। फिर बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, बिहार के बोध गया में 20 से लेकर 23 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन ये बौद्ध धर्म गुरु और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किया है, और इस कार्यक्रम में 33 देशों के 2000 बौद्ध धर्मों के विद्वानों ने हिस्सा लिया है। फिर राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, तो राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर ये बने हैं वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है खान मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ये लॉन्च किया है। और एनजीडीआर की अगर हम बात करें तो ये पूरे देश में भूस्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा एनसेलेडस पर हाइड्रोजन साइनाइड्स की पहचान की है, जो जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु है। तो आपको बताना है कौन से मतलब ग्रह पर की है। तो उसका सही आंसर होगा आपका शनि। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने शनि के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेडस के महासागरों में ये जीवन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड की खोज की है। और शनि के वर्तमान में कितने चंद्रमा है? तो ये है 62। और इसका सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो है टाइटन, जो पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है और इसमें घना और अपारदर्शी वातावरण ये पाया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 62 चंद्रमा है, यानी कि सैटेलाइट है। अगर रीसेंट डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलते हैं क्या चंद्रमा, वो देखने के लिए मिलते थे आपको किसके? पहले मिलते थे जुपिटर के, यानी कि बृहस्पति के। और अब देखने के लिए मिलते हैं सैटर्न के। और कहा जा रहा है कि सैटर्न के आर्टिफिशियल जो चंद्रमा है वो खोजे गए हैं, और अब जो इनकी संख्या है वो 150 से ज़्यादा ये देखने के लिए मिलती है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? वो है आपके शनि के। फिर हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग, यानी कि जिसको हम लीड्स रैंकिंग कहते हैं, उसमें अचीवर का दर्जा किसने बरकरार रखा है? तो ये रखा है तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में शुरू की गई लीड्स, यानी कि लॉजिस्टिक एवं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रैंकिंग ये इशू की है। और इसमें पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। और अचीवर की कैटेगरी में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका तमिलनाडु। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड धारकों की, तो सबसे टॉप पर जो राज्य है इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो भारत सरकार 26 जनवरी 2024 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए व्यापक कवरेज हासिल करने के मिशन पर है, जो एक बड़ा उपक्रम है और जिसमें 270 मिलियन अतिरिक्त व्यक्तियों को अपनी प्रमुख स्वास्थ्य योजना में शामिल करना इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 46 मिलियन आयुष्मान कार्डों के साथ ही सबसे आगे है। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, फिर आता है गुजरात का, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है सुकृता पोल कुमार। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। लास्ट टाइम ये अवार्ड ये किसे मिला था? तो लास्ट टाइम ये अवार्ड ये मिला था लेखक राजकमल झा को। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश। कितने किसान हैं? 51 किसान हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज ये लॉन्च किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, तो ये लॉन्च किया है बिहार पुलिस ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो बेसिकली इसका ये पर्पज़ है कि एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर आपको मामले की जांच पूरी करना आपके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब होता है ना कि आपने एफआईआर की है, फिर आपका केस बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, उस पर कार्यवाही नहीं होती है कई बार। तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि जिसमें एफआईआर करने के 75 दिन के भीतर आपका जो केस है वो पूरा तरीके से सॉल्व, या फिर आप कहें कि उसकी जाँच जो है वो पूरी करना यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा। फिर किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो ये बने हैं कौन? अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? इनका नाम है वीटा दानी, कि ये बनी है पहली भारतीय महिला जो कि शामिल हुई है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, खेल परोपकारी और उद्यमी है वीटा दानी। ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये बन गई हैं। अगर हम बात करें ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड में है और अध्यक्ष इसके पेट्रा सोर्लिंग। फिर है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे ये कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें WHO की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना ये कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो WHO ने चेतावनी जारी करते हुए खुलासा किया कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे वर्तमान में गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। WHO के बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं जो पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है और इनका निधन हो गया है। नाम है इनका डॉक्टर वी मोहिनी गिरी और महिलाओं के प्रयासों के लिए साल 2007 में इन्हें पद्म भूषण ये मिला था। और अगर हम बात करें वर्तमान में महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तो इनका नाम है रेखा शर्मा। फिर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाते हैं? तो देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस ही मनाते हैं और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बात करें, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और थीम है इसकी सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। अब देखिए, हमारे 2 PDF है, ऑलरेडी मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुकी हूँ। एक है करंट अफेयर की, जिसमें लास्ट 11 मंथ का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक है आपके यहाँ पर पॉलिटी की PDF जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें आपका पूरा पॉलिटी यहाँ पर कवर हो जाएगा। इन दोनों PDF को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। अदरवाइज़ आप विजिट कीजिए www.ravibooks.pdf.com पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम मनाते हैं हर साल 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या अधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। उपभोक्ता अधिकार ये होता क्या है? तो उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस राज्य में अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन ये किया है? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका शुभंकर क्या है? तो यह है वीरा मंगई वेलु नाचियार। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ और पहली बार जो है वो स्क्वॉश को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। फिर है, भारत सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है? तो ये है 740। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जो ST कैटेगरी है, सरकार उन्हीं के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये खोलने की योजना बना रही है। जनजातीय गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर के अवसर पर सरकार ने इस चीज़ की घोषणा ये की है। 392 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अब तक लगभग 1.05 लाख से अधिक बच्चे नामांकित हैं। और नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 इसमें हाल ही में प्रकाशित की गई है और इसमें ये खुलासा हुआ है कि केरल के 2 शहर जो कि कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा ये स्थान ये बनकर उभरे हैं। फिर है साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है टोटल 24 भाषाएं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो स्थापना इसकी की गई थी साल 1954 में, लेकिन पहली बार ये दिए गए थे अगले साल 1955 में। हर साल ये दिए जाते हैं 22 भाषाओं जो कि हमारे संविधान में लिखी गई हैं। उसके अलावा 2 भाषाएं हैं जो कि अंग्रेजी और साथ ही में राजस्थानी, उनमें भी ये दी जाती है। ठीक है। और साहित्य पुरस्कार जो अकादमी पुरस्कार है उसमें सबसे बड़ा अगर हम बात करें पुरस्कार तो ये आता है ज्ञानपीठ, और उसके बाद में दूसरे नंबर का जो अवार्ड है ये आता है कौन सा? साहित्यिक सम्मान। मतलब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। फिर आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त हुए हैं संदीप बत्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बत्रा की पुनर्नियुक्ति के लिए आरबीआई को मंजूरी ये मिल गई है और एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी में 23 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक ये अपने पद पर प्रभावी रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो सीईओ तो ये संदीप बख्शी। स्थापित हुआ था 1994 में और मुख्यालय है इसका मुंबई में। फिर किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा हेतु पाट मित्रों ऐप ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पाट मित्रों ऐप ये लॉन्च किया है जो जूट किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जो उनके लाभों को सशक्त बनाता है। उद्देश्य क्या है इसका? पाट मित्रों एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कृषि संबंधी प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके जूट किसानों को सशक्त बनाना। फिर किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है, जो इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यूनेस्को ने भारत के बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का खिताब दे दिया है और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को के वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 के तहत सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड ये मिला है। फिर यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को अपने शीर्ष पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो ये है आपका पंजाब में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स की लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार ये मिला है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की बात करें मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 में और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है आद्रे अजोले। फिर अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसे मिला है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए ये अवार्ड मिला है किसको? नीलम शरण गौर को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इनका उपन्यास है रिक्विम इन राग जानकी, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती हैं। फिर है किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये किस विजेता का नाम क्या है या किसने जीता है? तो देखिए अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो ये अवार्ड मिला है संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये जो अवार्ड है उन्हें मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने लगभग अब तक 150 कहानियाँ और 14 उपन्यास लिख चुके हैं। यह राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान और संस्कृति मंत्रालय की एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है क्या साहित्य पुरस्कार, और स्थापना इसकी की गई थी 1954 में, लेकिन पहली बार अवार्ड ये मिले थे
1955 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है माधव कौशिक। फिर है प्रदीप कुमार दास को 13वीं PSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत सम्मानित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के CMD हैं? तो ये CMD है IREDA के। ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री प्रदीप कुमार दास। इन्हें 13वीं PSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नताशा चेतन ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में 90वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में डबल रिकॉर्ड बनाने के लिए सब जूनियर कैटेगरी का स्नूकर खिताब भी अपने नाम किया। वो किस राज्य से है? तो ये बिलोंग करती है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर C ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक किस संगठन ने बहुपक्षीय विकास बैंक यानी कि ADB को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये क्या है? विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो D है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विश्व बैंक ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने के लिए भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। विश्व बैंक जिसका अन्य जो MDB आदर करते हैं को AMD के सुधार रोड मैप को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए ताकि इन वैश्विक संस्थानों को बड़ा, बेहतर और साहसी बनाया जा सके। फिर संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो ये है आपका भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय न्याय संहिता। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, भारतीय न्याय संहिता। फिर सुपर टैलेंटेड यूरोपीय चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब ये किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इनका नाम है बोधना शिवानंदन। ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए जिस अभियान को शुरू किया है इसका नाम है सांस अभियान। ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान ये शुरू किया है। सांस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ये है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, और लक्ष्य क्या है? निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु का लगभग 15% होता है। फिर एक किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि नॉम गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पूनम खेत्रपाल सिंह। ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी उत्कृष्टता योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और WHO के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस से कब मनाया गया था? तो देखिए, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस तो ये मनाया गया था 21 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 2023 में पहली बार ये मनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब पहली बार ये 2023 में ही बना है। तो 21 दिसंबर 2023 को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया और विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा 25 अगस्त को की गई थी UN के द्वारा। थीम है इसकी बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। फिर एक किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो ये है आपका कौन सी इंसिडेंट? तो ये है इनका US कैपिटल हिंसा। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वकर्मा योजना जो है वो PM विश्वकर्मा योजना, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित ये किए गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें PM विश्वकर्मा योजना की तो इसके तहत जो अमाउंट आवंटित की गई है ये है 13,000 करोड़
ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो है वो 13,000 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कर्नाटक के मंगलोर में इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और इसी में 13,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ यह पहल मछुआरों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आय सृजित करने के अवसर पैदा करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें इसरो को, तो उसका एक मिशन जो आप सभी को पता है, चंद्रयान 3 के लिए एरिक्सन लूनर पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 3 इसी के लिए जो है इसरो को मिला है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके अभूतपूर्व मिशन चंद्रयान 3 के लिए ये अवार्ड मिला है और इसको भारतीय राजदूत बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। अगर हम बात करें इसरो की, तो उसने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण ये 14 जुलाई को किया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। इसमें जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान और इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग ये हुई थी 23 अगस्त को और इसी दिन हमने घोषणा की है नेशनल स्पेस डे को मनाने की। और इसी के साथ में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और अगर हम बात करें ओवरऑल चंद्रमा पर उतरने वाला ये चौथा देश बन गया है भारत। और इससे पहले 3 अन्य देश तो ये थे चाइना, अमेरिका और रशिया। फिर है खेलो इंडिया गेम्स जो कि 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक ये किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए, अगर हम बात करें खेलो इंडिया गेम्स की, तो ये आयोजित होंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, खेलो इंडिया गेम्स अगले ही महीने यानी कि अभी तो लग चुका है देखिए जनवरी, तो तमिलनाडु में 19 से लेकर 31 जनवरी तक ये होने वाले हैं और राज्य सरकार के अनुसार इन खेलों का आयोजन ये राजधानी चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई और चित्री में होगा और पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा स्क्वैश को, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर है किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सम्मानित किया गया है किसको? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीलंका के 3 अधिकारियों को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है रणिल विक्रमसिंघे, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम ये हाल ही में लागू किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें आनंद विवाह अधिनियम की, तो ये अभी हाल ही में लागू किया गया है हमारे देश के एक यूनियन टेरिटरी जो कि है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, आनंद विवाह अधिनियम का संबंध ये सिख समुदाय में होने वाली शादी से है और संसद के द्वारा यह अधिनियम साल 2012 में पारित किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था, लेकिन 2023 में यह अधिनियम वापस से कहाँ पर लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। और सिख समुदाय में आनंद का राज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अर्थ होता है खुशी की ओर कार्य करना या फिर खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना। फिर संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक ये पारित किया है? तो देखिए, संसद ने 125 साल पुराने जिस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है इसका नाम है भारतीय डाकघर अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल ये पारित कर दिया है, जिसमें 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल की जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत की है। हालांकि इस बिल को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि इसमें ये बात है कि प्राइवेसी का थोड़ा मैटर आ रहा है।
तो ये अभी ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे प्रोविज़न होने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम का नाम है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये किया जा रहा है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन ये हो रहा है हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये 24 दिसंबर तक किया जा रहा है, और इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह है वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता। इस महोत्सव से असम को मुख्य भागीदारी राज्य बनाया है, मतलब इस महोत्सव में, और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1989 में। फिर है, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब ये अपने नाम किया है फ्रांस ने, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका आयोजन तो ये हुआ था संयुक्त रूप से कहाँ पर? डेनमार्क में, नॉर्वे में और स्वीडन में। टॉप पर रहा है फ्रांस, और इसने किसको हराया? नॉर्वे को हराया। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? हालांकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ नॉर्वे इसमें सेकंड पोजीशन पर आया, कि नॉर्वे को हराया है किसने? फ्रांस ने, और अपने तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। संस्करण की बात करें तो ये इसका 26वां संस्करण था। फिर है, G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत। इन्हें श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिखर सम्मेलन की थीम के अनुरूप हैशटैग नाम 200 श्रीलंका में भारतीयों की 200वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब PDF के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर है, बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा कंपनी एक्सचेंजर ने किस शहर में एक जेनरिक AI स्टूडियो ये लॉन्च किया है? तो इन्होंने ये अभी लॉन्च किया है कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सचेंजर ने भारत के बेंगलुरु में अपनी जनरेटिव AI स्टूडियो की स्थापना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। जनरेटिव AI स्टूडियो का प्राथमिक उद्देश्य एक सहयोगी स्थान के रूप में कार्य करना है, जहां एक्सचेंजर का डेटा और AI टीम जनरेटिव AI पर आधारित समाधानों के विकास में ग्राहकों के साथ सहयोग करती है। फिर है आपका क्वेश्चन कि कूनो वन महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, कूनो वन महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके में रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कूनू महोत्सव का शुभारंभ ये किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। और कूनू वन महोत्सव का पहला संस्करण ये मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है विविध वनस्पतियों, जीवों और कूनो वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता संरक्षण को बढ़ावा देना। फिर है, दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है INS शिवाजी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, INS शिवाजी ने 1971 युद्ध के नायक रहे दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को दिया गया क्या है? मूल वीर चक्र ये प्राप्त किया है। अब देखिए, वीर चक्र के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो वीर चक्र युद्ध काल में सैन्य वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये पुरस्कार युद्ध के दौरान जमीन, हवा या समुद्र में किसी सैन्य कर्मी के द्वारा किए गए वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। फिर है, भूमि राशि पोर्टल ये किस मंत्रालय की एक पहल है? तो देखिए, अगर हम बात करें भूमि राशि पोर्टल की तो ये किस मंत्रालय की पहल है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है
ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नई ई गवर्नेंस पहल है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य पुरस्कार ये दिया गया? तो सही आंसर इसका होगा संजीव, ऑप्शन नंबर बी। और पुस्तक या फिर आप कहें नॉवल का नाम, उपन्यास का नाम, तो ये है मुझे पहचानो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा तो वही हैं जो आपके संविधान में लिखी गई हैं, इसके अलावा अंग्रेजी और साथ ही राजस्थानी भाषा में ये दिया जाता है। और इन्हें इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए अवार्ड दिया गया, और मतलब ये पुरस्कार दिया गया है। और इस बार जो है 9 कविता संग्रह चुनी गई है, 6 उपन्यास है, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध और 1 आलोचना ये शामिल है। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 ये किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, दोनों ही बैडमिंटन की जोड़ी है, काफ़ी प्रोमिनेंट, इन्होंने काफ़ी मेडल्स, काफ़ी टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किए हैं और इसीलिए इन्हें इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें तो पहले हम इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। अगर हम बात करें खेल के फील्ड में सबसे बड़ा, अगर हम अवार्ड की बात करें तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही आता है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें साल 2022 में, तो ये अवार्ड दिया गया था किसको? टेबल टेनिस के दिग्गज अंचिता शरद कमल को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस पर अलग से रवि सर ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, राष्ट्रीय खेल कर, तो आपको वहाँ से पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी इस पूरे टॉपिक पर। तो आप जाकर उसको भी चेक कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन किस शहर में प्रस्तावित था? तो देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन जो था जनवरी 2024 में ये होना था नई दिल्ली में, जो कि अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, क्वाड में कौन कौन शामिल है? तो क्वाड सदस्यों में शामिल है आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। आपको ध्यान रखना चारों के नाम। और ये होना था नई दिल्ली में, मतलब प्रस्तावित था। हालांकि इसकी डेट की घोषणा अभी तक नहीं की गई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि 27 जनवरी को ये होना है। अब उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद इसको वापस से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए टल चुका है, जो कि होना था नई दिल्ली में। अब देखिए, न्यूज़ में आ चुका है तो आपको इसके बारे में जानना तो ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए आप क्वाड के जितने भी देश हैं 4 यहाँ पर, इन चारों के नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? इंडिया है आपका, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। फिर एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इसका नाम है इंडिगो। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष यानी कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इसने इतिहास रच दिया है और इसी के साथ में दुनिया की दिग्गज एयरलाइंस में शामिल हो गई है। इंडिगो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2006 में और मुख्यालय इसको आपको देखने के लिए मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया है? तो देखिए, FIH की अगर हम बात करें तो इसने प्लेयर ऑफ द ईयर ये घोषित किया है पुरुष कैटेगरी में हार्दिक सिंह को और महिला कैटेगरी में जैन डी वॉर्ड को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है हार्दिक सिंह जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में चुने गए हैं और ये है जैन डी वॉर्ड जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेंस कैटेगरी में FIH के द्वारा ये घोषित की गई है। अब देखिए, FIH की बात करें तो स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड लुसाने में है। अब देखिए, हार्दिक सिंह तो भारतीय खिलाड़ी है और वहीं बात करें जैन डी वॉर्ड तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। फिर कुछ और अन्य पुरस्कार जैसे कि प्लेयर ऑफ द ईयर, ये पुरुष नाम है इनका हार्दिक सिंह, भारत से है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में है जैन डी वॉर्ड, नीदरलैंड से। यहाँ पर एक ये नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में ये मिला है सविता को जो कि भारत से है और गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में तो ये मिला है पिरमिन ब्लैक को जो कि डच से है। राइजिंग स्टार्स पुरुष तो ये गैस्पार्ड जेवियर को मिला है और राइजिंग स्टार महिला तो ये टेरेसा लीमा को मिला है।
फिर है सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो सुशासन सप्ताह समारोह की बात करें तो इसका उद्घाटन ये हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह समारोह इसका उद्घाटन किया है 19 दिसंबर को, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और ये इस बार होना है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, और 25 दिसंबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। और 2023 में सुशासन सप्ताह का ये तीसरा संस्करण है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए आईपीएल के इतिहास में, मतलब आईपीएल 2024 में, नॉट इतिहास नहीं, आप कहेंगे कि आईपीएल 2024 में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी, तो ये बने हैं कौन? हर्षल पटेल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि इन्हें 11.75 करोड़ रुपये में ख़रीदा है। ये आप ध्यान रखें, किसने? पंजाब किंग्स ने। और पहले ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा हुआ करते थे। और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार के बिके हैं कौन? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनका जो भी नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है गाजर कैपिटल्स बिजनेस बुक अवार्ड, ये किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडल इंडिया, यानी कि ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए गाजर कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ एक प्रतिष्ठित वार्षिक मान्यता ने अपने 2023 संस्करण में 2 असाधारण कथाओं को ताज पहनाया है, जिसमें शामिल है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। ये संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर विजेता घोषित हुए हैं। और यह लेख विजेता पुस्तकों और प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और विकसित हो रहे उपभोक्ता क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालता है। फिर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये मनाते हैं? तो देखिए मानव एकता दिवस की बात करें तो हर साल ये हम मनाते हैं दिसंबर की 20 तारीख को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये 2023 हर वर्ष हम मनाते हैं 20 दिसंबर को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन वैश्विक एकता और विविधता को बढ़ावा देने में एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। थीम इसकी क्या है? तो थीम है विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने नीलामीकर्ता की भूमिका ये निभाई है? तो आईपीएल के इतिहास में पहली बार अगर किसी महिला ने नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है तो इनका नाम है मल्लिका सागर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वो दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में पहली महिला नीलामीकर्ता बनी है। और इससे पहले वुमेंस प्रीमियर लीग में नीलामीकर्ता की भूमिका ऑलरेडी निभा चुकी हैं। और 2021 में प्रो कबड्डी लीग की नीलामीकर्ता भी रह चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईपीएल की नीलामी आयोजित करने वाली ये पहली महिला बन गई है, तो इसलिए जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो देखिए भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त करने वाला देश तो ये है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ईरान सरकार ने भारत और खाड़ी देशों सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न देशों से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना। फिर है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 से किसे मिला है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये मिला है किसको? मैरी इयरपस को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी इयरपस को वर्ष 2023 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उप विजेता ये है क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड। और देखिए 2021 में ये अवार्ड दिया गया था एम्मा रादुकानु को। और 2022 में ये अवार्ड मिला था बेथ मीड को। फिर प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 ये हुआ है आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन इसका आयोजन ये फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में मतलब ये किया जाएगा। और फरवरी 2024 में उड़ीसा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन ये किया जा रहा है।
उद्देश्य है इसका युवाओं के बीच उड़िया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना। और इस सम्मेलन के दौरान शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हाल ही में जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो जेल महानिदेशक का पदभार ये संभाला है महेश्वर दयाल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया है सूरत हवाई अड्डे को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह रणनीतिक कदम अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने का वादा करता है और सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा बल्कि संपन्न हीरा और कपड़ा उद्योगों के लिए निर्यात आयात संचालन की सुविधा भी प्रदान करने वाला है। और अभी हाल ही में सूरत में कॉर्पोरेट बिल्डिंग भी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर एक कौन सा देश 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा? तो देखिए अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जो 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा, तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए डेनमार्क 2025 से हवाई यात्रियों पर हरित कर लागू करेगा। डेनमार्क ने एयरलाइन उद्योग को हरित प्रथाओं में परिवर्तन करने के वित्त पोषण में मदद करने के लिए हवाई यात्रियों पर कर लगाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे 2025 से धीरे धीरे चरणबद्ध किया जाएगा। डेनमार्क की बात कर लेते हैं, राजधानी है कोपहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रॉन और प्रधानमंत्री तो यह है मेट्टे फ्रेडरिकसेन। फिर किस बीमा कंपनी ने बीमा धारक और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ अल्फा वेल्थ योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किसने की है? इसका सही आंसर आपका होने वाला है कैनरा HSBC जीवन बीमा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए कैनरा जो है HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा धारक और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के लिए अल्फा वेल्थ योजना ये शुरू की है। फिर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया जाएगा। कृषि उड़ान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए अगर हम बात करें कृषि उड़ान योजना तो इसकी शुरुआत ये की गई थी साल 2020 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे शामिल किए जाएंगे और यह योजना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर किसानों को कृषि उत्पादन के परिवहन में सहायक करने के लिए शुरू की गई थी ताकि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। फिर किस देश के राष्ट्रपति जिन्हें भारत ने मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल नहीं होंगे? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि शामिल होना था USA के प्रेसिडेंट को, लेकिन अब होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फिर G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाज़ारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है रशिया। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए G7 देशों ने अपने बाज़ारों में रूसी हीरो के प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है और ये प्रतिबंध 1 मार्च 2024 से 1 कैरेट और उससे अधिक के हीरो पर लागू होंगे। G7 की बात करें इनकी ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन एक गैर प्रमाणित सदस्य ये भी इसमें शामिल है। फिर भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैम्प यानी कि ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनीषा पार्डी को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पार्डी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैम्प यानी कि ADC के रूप में नियुक्त किया गया है और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति ने ADC यानी कि AD कैंप ये नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीर बाल दिवस ये कब मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस ये हर साल हम मनाते हैं 26 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष हम 26 दिसंबर को मनाते हैं और यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे हैं
बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन पर ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित गाजा पट्टी पर मानवीय सहायता प्रस्ताव से कौन सा देश ये बाहर रहा है? तो ये है आपका अमेरिका और रशिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रस्ताव दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य इसका युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में तेजी लाना, और यह प्रस्ताव 13-0 बहुमत से पारित हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने गाजा पट्टी पर इस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है, ये आप याद रखेंगे। फिर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के मामले में दुनिया के नंबर 1 नेता कौन बने हैं? तो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के मामले में दुनिया के नंबर 1 नेता ये बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो 63 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा इन्होंने हासिल किया है। दूसरे नंबर पर आते हैं राहुल गांधी और तीसरी पर आती है कांग्रेस पार्टी। फिर राष्ट्रपति ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये प्रदान किया है? तो देखिए, ये मिला है किसको? क्रॉम्पटन को। आपने क्रॉम्पटन के जो डिवाइसेस हैं वो सुने होंगे, तो इसी को मिला है 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी क्रॉम्पटन ग्रीन कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रतिनिधित्व की गई थी। फिर है विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम ये किन के नाम पर रखा है? तो ये रखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है, और उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के में सक्षम नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है, और इसका नाम इन्होंने रखा है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर, और इसका नाम क्या है? पेंटोआ टैगोरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कल पूछें कि पेंटोआ टैगोरी ये क्या है तो आप ध्यान रखेंगे ये एक बैक्टीरिया का नाम है। फिर श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त ये बने हैं संतोष झा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने प्रभार संभाल लिया। संतोष झा ने राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है, और वह गोपाल बागले का स्थान लेंगे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक झा कोलंबो में प्रभार संभालने से पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत रह चुके हैं। फिर किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण ये आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है थाईलैंड में, और थाईलैंड में अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें तो बैंकॉक में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों की सम्मेलन जो हुआ है वो 19 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक किया गया, और इसमें रॉयल थाई नेवी के द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन ये किया गया है, और इसका ये 8वां संस्करण था, ये ध्यान रखेंगे। और भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है किसने? भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा 3 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल ने। फिर एक किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये है आपका प्रोजेक्ट 15B। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 26 दिसंबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में अपनी नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का अनावरण करेगी। INS इम्फाल के बारे में अगर हम बात करें तो INS इम्फाल एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है जिसे भारतीय नौसेना की मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया, और यह भारत के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के अंतर्गत निर्मित तीसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। फिर एक किसने कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये जीता है? तो ये जीता है वाशनी लारेडस ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं
वासिनी इन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये जीता है। और GIM पुरस्कार 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदानों के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र कौन कौन से? तो यह प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला, वास्तुकला और डिज़ाइन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सार्थक विचारों को प्रेरित करते हैं। फिर प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें महिला एथलीट का पुरस्कार तो ये जीता है शीतल देवी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये तो है महिला कैटेगरी में, वहीं बात करें पुरुष कैटेगरी में तो ये है सुमित अंतिल, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए भाला फेंक खिलाड़ी है सुमित अंतिल ये, और तीरंदाज हैं हमारी खिलाड़ी शीतल देवी। इन्हें प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार इन्होंने जीता है। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य दिव्यांग खेल समुदाय की उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से रेखांकित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, तानसेन समारोह कहाँ मनाया गया है? तो तानसेन समारोह की बात करें तो ये मनाया गया है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें तानसेन समारोह या फिर तानसेन संगीत समारोह की तो ये हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जिसे हमने अभी घोषित किया है म्यूज़िक सिटी, यहाँ के बेहद गांव में मनाया जाता है। अब देखिए यूनेस्को ने इसे घोषित किया म्यूज़िक सिटी। अब आप मुझे बताओगे यूनेस्को के द्वारा जो है वो लिटरेचर सिटी, साहित्य शहर, ये किसे घोषित किया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किसने UCC प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं, इस समूह को छोड़ देगा? तो ये है आपका अंगोला। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की घोषणा ये की है। ओपेक की अगर हम बात करें तो ये मिलके बनाया था किसने? सऊदी अरब ने, कुवैत ने, वेनेजुएला ने, ईरान ने और इराक ने। अंगोला जो है ओपेक का सदस्य ये बना था साल 2007 में, और ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। अस्तित्व में आने की स्टार्टिंग के 5 सालों में इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कहाँ पर? जेनेवा में। लेकिन बाद में यानी कि 1965 के बाद में जो इसका हेडक्वार्टर हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अगला क्वेश्चन है, बिस्लेरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बिस्लेरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत की मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी ने नए अभियान बिस्लेरी ड्रिंक इट अप में दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी की बात कर लेते हैं। संस्थापक है फिलिस बिस्लेरी, CEO तो ये एंजेला जॉर्ज। स्थापना इसकी हुई थी 1965 में और मुख्यालय इसका मुंबई में। तो देखिए ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज की वीडियो के साथ में हमने टोटल क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए हैं वो हुए आपके टोटल 1800 क्वेश्चन। जल्दी आपके आगे के पार्ट भी ये अपलोड किए जाएंगे और सभी पार्ट जो है आपके कवर हो जाएंगे और इसमें पूरा 2023 यहाँ पर आपका कवर होने वाला है। अब मैं आपसे पूछूंगी टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है कि गणतंत्र दिवस समारोह में जो 2024 में होगा इसमें मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे ये आपको बताना है। और दूसरा कि कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।